हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ पर। और जैसा कि हम लोग समितियां पढ़ रहे थे और समितियों में हम लोगों ने लगभग 15 से 17 समितियां कर ली थी और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा शुरू होगा प्रारूप समिति। क्या शुरू होगा? प्रारूप समिति। लिखते हैं प्रारूप समिति। सभी लोग साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो अच्छा, प्रारूप जो समिति है इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। इसके अन्य नाम क्या थे? इसका पहला नाम जो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। इसके बाद अगला लिखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। और अगला लिखेंगे मसौदा समिति। ये जो है आपके प्रारूप समिति के अन्य नाम हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे। ये जो समिति थी प्रारूप समिति का गठन सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर हुआ। साथ साथ लिखते रहना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखा रहे हैं और यहां से आपके सीधा प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसका जो गठन हुआ, इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ, ठीक है। इतना लिख पाए सभी लोग? लिखें फटाफट। इसमें कुल 7 सदस्य थे। बारी बारी इनका हम जो नाम है उनको याद करते चलते हैं। चलिए पहले इतना आप नोट करिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। लिखिए कुल सदस्य कितने हैं? 7। और ये किसकी बात हो रही है? प्रारूप समिति की। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर। दूसरा नाम लिखेंगे आप गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा नाम लिखेंगे आप कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथा नाम आप डालेंगे यहां पर के.एम. मुंशी, ठीक है। और पांचवा नाम होगा मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। और छठवां नाम आप लिखेंगे यहां पर वी.एल. मित्तल। और 7वां नाम होगा डी.पी. खेतान। तो ये जो है कुल 7 सदस्य हैं। किसके हैं? प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य। देखते हैं भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद वी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। अब यहां पर थोड़ी कहानी गड़बड़ हो जाती है। जो वी.एल. मित्तल थे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया।
स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, ठीक न होने के कारण इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और इनके स्थान पर के माधवन राव आते हैं। ठीक है। और डीपी खेतान जो थे इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कौन आता है, टीटी कृष्णामाचारी। अब इनको याद कैसे करें सर, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इनको याद कैसे करें। बड़ा आसान तरीका है इनका। देखिए, भीमराव अंबेडकर को याद करना, इसके अलावा आपको मोहम्मद सादुल्लाह याद रखना है। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद सादुल्लाह याद रखना। इसके अलावा आप ध्यान से देखें, गोपाल के बाद कन्हैया, कन्हैया की लाल, देखिए के यानी कन्हैया लाल माणिक्य मुंशी। ठीक है। फिर इसके बाद बीएल मित्तल के स्थान पर कौन आ गया, कन्हैया, देखिए सॉरी माधवन राव यानी कि माधव। इसके बाद देखिए यहाँ पर डीपी खेतान की जगह पे कौन आया, कृष्णाचारी। देखिए यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि हर जगह कृष्णा की बात हो रही है, कन्हैया की बात हो रही है, कन्हैया की बात हो रही है या नहीं हो रही, बोलिए। ठीक है। और जब बात हो रही है तो सीधी बात क्या हुई कि हमें जब भी ऑप्शन आता है ना तो दिमाग में हमारे सीधे क्या आएगा कि हाँ कृष्णा, कन्हैया और यही सब कुछ है, कन्हैया लाल, कृष्ण, माधवन राव, ये ना, तो ये दिमाग में आता है। तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ याद कितना रखना है, भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद सादुल्लाह याद आपको रखना होगा। ठीक है। अब हम लोग देखो आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आप इतना फटाफट नोट कर लीजिए। अब कहानी कहाँ गड़बड़ होती है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे काफी पढ़े लिखे थे, काफी डिग्रियां थी और काफी ज्ञानी भी थे, तो इनकी आवश्यकता थी प्रारूप समिति में। क्या हुआ, जो ये निर्वाचित हुए थे, इनकी कहानी पहले लिख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से होता है, बंगाल से होता है। लेकिन यहां कहानी हो जाती है बहुत बड़ी। क्या कहानी हुई, भारत व पाकिस्तान का क्या होता है, बंटवारा होता है। बंटवारा होने के कारण क्या कहानी हुई, होने के कारण जो बंगाल की जो सीट थी जहां से ये जीत कर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे, वो सीट पाकिस्तान में चली जाती है। कारण यह सीट पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। अब इनकी तो आवश्यकता थी, फिर ये कैसे आई, तो याद रखना, मुंबई प्रेसिडेंसी पुणे की सीट से इनका पुनः निर्वाचन होता है। समझ रहे हो। लेकिन यहां पर भी एक कहानी क्या गड़बड़ हो गई, जो मुंबई प्रेसिडेंसी पुणे की सीट थी ना, यहां पर पहले से ही कोई व्यक्ति निर्वाचित हो चुका था। अच्छा, इनका निर्वाचन जो हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ मुंबई पुणे की सीट से पुनः होता है, लेकिन यहां पर पहले से ही कोई व्यक्ति निर्वाचित हो चुका था।
तो उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर पुणे की सीट पर किसके स्थान पर निर्वाचित किए गए। तो लिखेंगे इस सीट से एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया तब भीमराव अंबेडकर पुनः निर्वाचित हुए। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। अब आगे बढ़े। देखिए आप अच्छा सा एकदम प्यारा सा नोट्स बनाते रहें, ठीक है। जब बढ़िया बढ़िया आप लिखेंगे ना तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ वास्तव में हम याद कर रहे हैं और साथ साथ वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आप बस बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कंटिन्यू रखिए। अब अगली हेडिंग होगी बेटा, अगली हेडिंग होगी संविधान पर वाचन। लिख लिए, फटाफट लिख लीजिए, संविधान पर वाचन। अब इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखते हैं संविधान पर, उसी हेडिंग में आगे लिखेंगे संविधान पर कुल 3 वाचन हुए और एक एक करके हम वाचन को समझते हैं। तो लिखेंगे पहला प्रथम वाचन। अब इस प्रथम वाचन की कहानी क्या है, प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन जो होता है 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 तक चलता है, ठीक है। दूसरे वाचन की बात करते हैं, द्वितीय वाचन जो प्रारंभ होता है 47 नहीं बेटा, यहां पर 48 करिएगा, 48, ठीक है। और जो द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949, अक्टूबर 17 अक्टूबर डाल दीजिए, ठीक है। तृतीय वाचन की कहानी देखिए आप, 14 नवंबर को प्रारंभ होता है, 14 नवंबर 1949 से ये प्रारंभ होता है और समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो 26 नवंबर 1949 को जब ये वाचन समाप्त होता है तो इसी दिन या डेट लिख देना 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन भारत का संविधान क्या होता है, तैयार होता है, यानी कि पूर्णतः तैयार हो गया है, तैयार होता है तथा इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी किया जाता है, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। संविधान तैयार हो गया और इस दिन क्या होता है, संविधान को अंगीकृत कर दिया जाता है और अंगीकृत होने के बाद संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू होते हैं, को लागू कर दिए जाते हैं, लागू कर दिए गए। अब वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, फटाफट लिखेंगे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367
और 367, 379, 380, 391, 392, 393 और 394। इनका काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी एक कम रह गया भाई। 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380। अच्छा 388 रह गया अभी। 388 और यहां पर लगा लेना 388, 391, 392, 393, 394। ये हमारे जो है 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं। अगली हेडिंग है संविधान सभा की अंतिम बैठक। इस अंतिम बैठक की बात की जाए तो 24 नवंबर 1950 को होती है और इसी बैठक में क्या होता है, राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान को अपनाया गया। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। इसमें कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। क्या किया, भाग लिया। ठीक है, लेकिन इस समय कुल जो सीटें थी, मतलब कुल सदस्य जो थे, तो कुल सदस्यों की संख्या भी लिख लेना। कुल सदस्य इस समय जो थे 299 थे, लेकिन भाग कितने लोगों ने लिया, 284 लोगों ने लिया। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कुल 8 महिलाएं थी। जिन लोगों ने भाग लिया उसमें कुल 8 महिलाएं थी। और इसी अंतिम बैठक में क्या होता है, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं उनका निर्वाचन होता है। तो यहां लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है। ये हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे समझेंगे क्या कहानी है आगे की। अगली हेडिंग लिखेंगे संविधान सभा ऐसा लिखो संविधान सभा विशेष। अच्छा रहेगा, काफी विशेष बातें हम इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, बहुत बढ़िया लगेगा। प्रतीक, इसका प्रतीक क्या था, प्रतीक तो लिखें हाथी। प्रतीक क्या था, हाथी था। चलिए आगे इसको जल्दी जल्दी लिखिए, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगली स्लाइड पर लिखते हैं। संविधान सभा विषय लिख रहे थे। संविधान सभा में ये जो हमारा एससी और एसटी की सीटों की बात करें तो 26 और 33 सीटें थी। अगला पॉइंट लिखेंगे संविधान के सुलेखाकार मतलब संविधान को लिखा किसने था, तो लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सुलेखाकार कौन हो गए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग, इसमें एकमात्र इग्लो इंडियन था। इग्लो इंडियन कौन था, इग्लो इंडियन का मतलब होता है जिसके पिता भारतीय हो और माता विदेशी हो और उनकी जो संतान होगी उसको बोले इंग्लो इंडियन। तो इग्लो इंडियन में कौन था व्यक्ति, याद करो, जब हम लोगों ने याद करो इग्लो इंडियन, जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था तो उपाध्यक्ष बनाया गया था किसी इंग्लो इंडियन को। याद करिए फटाफट, याद आया आपको, बेगम
एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, और बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। संविधान का प्रथम वक्ता कौन था? प्रथम वक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर सकते थे, उसमें अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन होता तो भाई टिक करके आते। वैसे सही आपका जवाब जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी में दो और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। संविधान सभा की कुल अधिवेशनें, संविधान सभा की कितनी अधिवेशन थी? कुल अधिवेशन तो याद रहेगा 16 नहीं 12 लिखेंगे आप लोग। इसके बाद कुल बैठक कितनी हुई थी? तो 166। ये है संविधान सभा विशेष। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को इतनी सारी चीजें याद हुई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था SC की 26 सीटें थी और ST की 33 सीटें थी। सुलेखाकार जो मतलब संविधान को लिखने वाले थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी थे। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। और संविधान सभा का प्रथम वक्ता कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की कुल अधिवेशनें 12 होती हैं और कुल बैठकें 166 होती हैं। याद रहेगा? बोलिए, इतना याद रहेगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है संविधान सभा की आलोचना। सभा की आलोचना, ये किसने किसने की और क्या आलोचना की, जरा ध्यान से समझना। देखिए चर्चिल और अभी हम लोगों ने एक नाम सुना था जयकर। याद आया? जयकर जो मुंबई पुणे की सीट से क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था, जहां पर भीमराव अंबेडकर पुनः निर्वाचित होकर कहां पहुंचे थे? संविधान सभा में पहुंचे थे। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा कैसी है? जो संविधान सभा है संपूर्ण प्रभुत्व निकाय नहीं है। ठीक है, कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व निकाय नहीं है। अगला देखिए, अगला कौन व्यक्ति था? जेपी नारायण। संविधान सभा कैसी निकाय थी? देखिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रभुत्व निकाय नहीं थी, चर्चिल और जयकर ने। लेकिन जेपी नारायण ने थोड़ा अलग स्टेटमेंट दिया। विधानसभा प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी, इन्होंने ये कहा जेपी नारायण ने। अगला देखिए, ग्रेनवेल ऑस्टिन भी नाम लिख सकते हैं आप, ऑस्टिन लिखिए। ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा कांग्रेस है। इनका ये स्टेटमेंट था। अगला स्टेटमेंट देखिए, जो आलोचनाएं हो रही हैं संविधान सभा की, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बड़े आराम से इसको देखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन गया तो फिर तो किसी में इतना दम नहीं है कि क्वेश्चन बना पाए। लेकिन आप जब इसको देख कर जाएंगे ना तो हवा में उड़ेगा, टेंशन मत लेना। लेकिन देखिए याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रिवीजन करना पड़ेगा। पूरा एक एक पॉइंट में लिखा रहा हूं, पूरा संविधान लिखाऊंगा, याद रखना, पूरा एक एक पॉइंट लिखाकर ही भेजूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आइवर जेनिग्स ने कहा कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग है।
ठीक है, स्वर्ग है। एक अंतिम पॉइंट लिखिए इसी में, विसेंट काउ। क्या याद रखेंगे? विसेंट काउ। ये भैया गाय तो बड़ा खतरनाक है। विसेंट काउ, विसेंट काउ, इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है ना वो हिंदू है। क्या है? संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय है। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक देखिए, चर्चिल जयकर ने कहा कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व निकाय नहीं, और जेपी नारायण ने कहा संविधान सभा प्रतिनिधित्व निकाय नहीं है, जबकि ग्रेनवेल अस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस है। और यहीं पर आइवर जेनिक्स आते हैं, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग बताया, जबकि विसेंट काउ ने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का क्या है? निकाय है, हिंदुओं का निकाय है। कुल ये 1 2 3 4 5 पॉइंट आप याद करके जाइएगा। यहां से अगर बाहर निकल जाए तो कहना, यहां से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सिर्फ आप तैयार कर लेना, संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप सिर्फ तैयार कर लेना अच्छे से, इससे बाहर चला जाए तो फिर बोल देना। यहां पर पहुंच चुके हैं, और यहां के बाद अब अगला हमारा पॉइंट जो शुरू होगा, संविधान सभा के बाद उद्देशिका शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? उद्देशिका से शुरू करेंगे। अगले जो वीडियो में हम लोग उद्देशिका शुरू करेंगे, उद्देशिका को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा उद्देशिका। ठीक है, हो सकता है 4 सेशन हो जाए, 5 सेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी नहीं छूटेगा आपका। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।